ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज था, अपने पहले सफर पर निकलता है, जिसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स जो कि अमेरिका जाना चाहते हैं। इस जहाज की कमांड संभाले हुए 62 ईयर ओल्ड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स, पब्लिक और मीडिया में इस जहाज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आखिर उस वक्त की न सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी बल्कि सबसे ऊंची शिप भी मानी जाती थी। इसकी लंबाई तकरीबन 269 मीटर थी और ऊंचाई 53 मीटर। उस जमाने में इसे बनाने के लिए पूरी कॉस्ट थी $7.5 मिलियन, जो कि आज के $400 मिलियन के बराबर है। इसके अंदर की फैसिलिटी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। और तो और इसमें जिस तरह की सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसी शिप जो कभी नहीं डूब सकती। जिस कंपनी ने इसे मैन्युफैक्चर किया उसका नाम था व्हाइट स्टार लाइन। उस वक्त इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, जो कभी नहीं डूब सकता। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद ही यानी 12 अप्रैल 2012 को टाइटैनिक को अपनी आइस वार्निंग मिलने लगी। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर ये जहाज अमेरिका की ओर जा रहा था, वहां पर आइसबर्ग्स मौजूद थे, यानी बर्फ के पहाड़ मौजूद थे, जो कि जहाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते थे। ये वार्निंग कोई यूजुअल चीज नहीं थी। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर बताते हैं कि समुद्र के किस एरिया में बर्फ बहुत ज्यादा है और कहां कम। ठीक इसी तरह एक जहाज से टाइटैनिक को वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। उस वार्निंग में कहा जाता है कि आगे ध्यान से बढ़िएगा। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार चेंज करता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। वो अपनी स्पीड को कम नहीं करता, वो अपनी स्पीड को एक समान रखता है, जो कि एक खतरा साबित हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त ये जहाज 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 तक इसे 7 से 8 आइस वार्निंग दी जाती है, बट कैप्टन वार्निंग को इग्नोर कर देता है। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, तापमान नीचे आने लगता है और काली घनी रात होने लगती है। इस वक्त समंदर में कोई रोशनी नहीं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लुकआउट पॉइंट, जो कि जहाज के एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित होता है, यहाँ कुछ कर्मचारी बैठकर आगे के रास्ते का आकलन करते हैं। ज्यादा ठंड और सर्द रात होने के कारण इस लुकआउट पॉइंट पर बैठे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ जाती है। उसी बीच एक कर्मचारी अचानक अपने सामने एक बर्फ के पहाड़ को देखता है और गहमा गहमी में 3 बार घंटी को बजा देता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग इस घंटी को सुने। इसके बाद वो फोन पर घटना बताने लगता है और कहता है कि हमारे सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद जहाज जाकर आइसबर्ग से भिड़ जाता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। आइसबर्ग का टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ करीब, और जहाज के निचले हिस्से में एक गड्ढा सा बन गया। इस वक्त तक शिप की मेन बॉडी में पानी भरना शुरू हो चुका था। टकराव के कुछ वक्त बाद जहाज के आर्किटेक्ट तुरंत पहुंचे कि जहाज को कितनी चोट पहुंची और अभी की स्थिति क्या है। इन्होंने देखा तो रियलाइज किया कि जहाज तो डूब जाएगा। उस वक्त इसे अनसिंकेबल माना जाता था। ऐसा इसलिए नंबर 1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉटम हल यानी मेन बॉडी। नंबर 2 जो हल है उसको 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाता है तब भी जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आइसबर्ग के टकराव के बाद हल यानी डबल स्ट्रक्चर बॉडी अच्छी खासी तरह से ब्रेक डाउन हो चुकी थी और इसके 16 में से 6 कंपार्टमेंट ऑलरेडी पानी से तरबतर हो चुके थे, जबकि लिमिट केवल 4 कंपार्टमेंट की। इसका मतलब साफ था कि अब इसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ से कैप्टन ने रेडियो सिग्नल भेजने शुरू किए जिससे आसपास के जहाज उसकी मदद के लिए आ सके। 20 मिनट बाद आरएमएस कार्पेथिया जहाज टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है जहाज को टाइटैनिक की ओर मोड़ा जाए। इन दोनों के बीच की दूरी तकरीबन 107 किलोमीटर की थी। अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी चलता तो इसे वहां तक पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे लग जाते। अनफॉर्चुनेटली आसपास इसके अलावा कोई जहाज वहां पर मौजूद नहीं था। अंत में आकर अब पैसेंजर्स को इवोक्यूएट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को सबसे पहले लाइफ बोट के अंदर बिठाया जाएगा। अभी तक कई पैसेंजर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक भी डूब सकता है, क्योंकि इस जहाज का टिकट खरीदने से पहले पैसेंजर्स ने इस जहाज के बारे में बहुत सारी बड़ाइयाँ सुनी। कई मैगजीन्स, कई न्यूज़पेपर्स, कई मीडिया चैनल्स में ये बताया गया कि जहाज अनसिंकेबल है, ये कभी नहीं डूब सकता। इसी रीजन से जब पहली बोट को उतारा गया तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन केवल 28 लोग उसमें बैठ कर गए। लेकिन वक्त के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरना शुरू हो चुके थे। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स को यकीन हुआ कि हाँ, ये जहाज डूब रहा है। जैसे ही पैसेंजर्स को रियलाइज हुआ कि ये जहाज भी डूब सकता है, वैसे ही जहाज में अफरा तफरी मच गई। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की कमी होने के कारण लोगों में हाथापाई शुरू हो गई।
आई विटनेसेस के अनुसार रात के तकरीबन 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया। उस वक्त पानी का टेम्परेचर अप्रॉक्स -2 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदे थे वो भी बच न सके। इस वक्त तक वह लोकेशन पर पहुंच चुका है, लेकिन उस वक्त तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कई लोग तो कहते हैं कि उस वक्त एक और जहाज वहां पर मौजूद था जो टाइटैनिक से तकरीबन 37 किलोमीटर की दूरी पर था, जो उस वक्त टाइटैनिक में मारे गए लोगों को आसानी से बचा सकता था। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक को आइसबर्ग की उपस्थिति का आखिरी मैसेज इसी जहाज से आया था। उसके बाद इस जहाज के ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया और कैप्टन ने खतरे को देखते हुए अपने जहाज को वहीं पर रोक दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ, बनाता रहूँ।